आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। 2019 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए विपक्ष की 17 पार्टियां चुनाव आयोग से मांग करेंगी। विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उसको भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक अगले हफ्ते होगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने दिल्ली दौरे में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान बैलेट पेपर से चुनाव पर चर्चा की थी। विपक्षी दल संसद में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मामला उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। असम के सिलचर में अपने नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे सकती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के 8 नेता आज असम के दौरे पर गए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। Not only condemn, I think this is the beginning of the end. They are frustrated, they are politically tense, they are politically, what I'll say, depressed. दूसरी तरफ असम पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेने के फैसले को सही बताया है। पुलिस का कहना है कि टीएमसी नेताओं के आने से राज्य का माहौल बिगड़ सकता था। असम के डीजीपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से झड़प के दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हुए। अरेस्ट अभी तक नहीं हुई है। उन लोग को समझा गया है कि हम लोग ये इसी हालत में उन लोग बाहर नहीं जाने का है, एयरपोर्ट के बाहर, तो इसी हालत में है अभी। एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी के बयान से असहमति जताते हुए असम टीएमसी के अध्यक्ष धुपेन पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। धुपेन का कहना है कि ममता के दिए बयान से तनाव पैदा होगा और दोष उनके सिर मढ़ जाएगा, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर एनआरसी के मुद्दे पर कम जानकारी होने का आरोप भी लगाया। आसामीज और बंगाली का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रेसिडेंट इस का पूरा ब्लेम मेरा ऊपर आएगा एज ए प्रेसिडेंट, इसलिए मैं रेजिग्नेशन किया है। धुपेन पाठक के अलावा पार्टी के 2 और वरिष्ठ नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप से फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनी एनबीसीसी को आदेश दिया है कि वो आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करे। एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन के भीतर योजना बनाकर ये बताने को कहा है कि कितने दिन में अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों ने जो पैसा बिल्डर को दिया है, उसका एक पैसा वसूला जाएगा। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों और उनके डायरेक्टर की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के डायरेक्टर्स के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया था। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 42,000 लोगों ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक करा रखे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो गया है। 5 घंटे की बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सदन में मौजूद सभी 406 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया। वोटिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत को बिल पास होने पर बधाई दी। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में उसकी भागीदारी करने का प्रावधान है। जो प्रेमचंद्रन जी ने और भर्तृहरि मेहताब जी ने एक संशोधन यहाँ दिया था, उसी आशय का संशोधन हमने 2 जगह प्रावधानित किया है। लोकसभा ने पिछले साल अप्रैल में भी ये बिल पास किया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे कुछ संशोधनों के साथ पास किया था। इसकी वजह से मोदी सरकार ने बिल को फिर नए सिरे से लोकसभा में पास कराया। SC/ST एक्ट में संशोधन लाने के सरकार के फैसले के बावजूद संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि SC/ST तबके पर हर 15 मिनट पर अत्याचार होता है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने इस एक्ट को 4 महीने तक नजरअंदाज किया।
क्यों ऑर्डिनेंस न लाए ये भाई? इट इज सो इम्पोर्टेंट। कम से कम आप बिल कल पेश कीजिए, हम सब मिलकर उसको पास कर देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया कि संशोधन बिल को इसी सत्र में पास कराया जाएगा। इसमें न कोई इफ है, न इसमें कोई बट है, न इसमें कामा में कोई चेंज होगा, न कोई फुल स्टॉप में चेंज होगा। यह जो है उन्होंने वादा देश के साथ किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। SC/ST एक्ट को और कड़ा बनाने के सरकार के फैसले को लेकर आज बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सम्मानित किया। 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली में हुए हादसे के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया है। जांच के लिए बनाई गई केंद्रीय टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाहरी घेरे को संभालने में स्थानीय प्रशासन नाकाम रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएम की रैली के दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात नहीं किए गए थे। साथ ही रैली से 2 हफ्ते पहले पीएम की सुरक्षा के लिए गई टीम को पर्याप्त मदद न देने की बात भी कही गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र की जांच टीम के आरोपों को खारिज किया और सफाई में कहा कि 1000 जवान सुरक्षा में तैनात थे। पीएम की रैली के दौरान टेंट का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। पीएम मोदी घायलों से मिलने अस्पताल भी गए थे। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के खुमरियाल इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और पुलिस की साझा टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर में दोनों आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं। आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं अनंतनाग में आतंकी जम्मू कश्मीर बैंक के सुरक्षा गार्ड से राइफल लूटकर फरार हो गए। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। चीन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की तारीफ की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आर्थिक सुधार को मोदी गवर्नेंस का अहम पहलू बताया है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है, आर्थिक सुधार मोदी सरकार का सबसे बेहतर काम है। तेज विकास, कई राज्यों में चुनावी जीत से मोदी सबसे प्रभावशाली नेता बने हैं। जीएसटी, नोटबंदी के फायदे अब भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने सुधारों की दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं। पंजाब के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। It is a great honor and it is a wonderful gesture. इस मैली दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ। सिद्धू ने इमरान के न्योते को बड़ा सम्मान बताते हुए उनकी खूब तारीफ की। शिवसेना ने सिद्धू के पाकिस्तान जाने के फैसले का विरोध किया है। सोनिया गांधी ने रोकना चाहिए, कैप्टन साहब ने रोकना चाहिए। हिंदुस्तान के जनता को क्या जवाब देंगे आकर, और किस हैसियत से जा रहे हैं, किसने भेजा है, क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह की रेप पीड़ित बच्चियों की पहचान जाहिर करने को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कोर्ट ने सख्त ताकीद देते हुए कहा है कि इन पीड़ित बच्चियों की ब्लर तस्वीरें भी सामने नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने किसी भी पीड़ित बच्ची के इंटरव्यू पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, बिहार सरकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को नोटिस भेजा है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लेफ्ट पार्टियों ने इसे लेकर आज बिहार बंद बुलाया। इस बंद को आरजेडी और कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। लेफ्ट पार्टियां इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। आज से ठीक 13 दिनों के बाद यानी 15 अगस्त को आज़ादी की 71वीं सालगिरह मनाई जाएगी और आप अगले 2 हफ्तों को भारत का इंडिपेंडेंस वीक भी कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देश में चर्चा का विषय ये नहीं है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद हुए 71 साल पूरे हो जाएंगे, बल्कि कई दिनों से चर्चा का विषय ये है कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत से कौन कौन जाएगा। पिछले 2 दिनों से इस बात पर लगातार बहस हो रही है कि इमरान खान भारत से किसे बुलाएंगे
और किसे नहीं, और जिसे बुलाएंगे वो पाकिस्तान जाएगा या इनकार कर देगा। इन चर्चाओं के बीच जिन लोगों को इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है वो बेहद खुश हैं, और जिन्हें यह निमंत्रण नहीं मिला है वो थोड़े से मायूस हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कांग्रेस पार्टी के नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने उन्हें प्राइवेट इनविटेशन भेजा है और कहा है कि आना जरूर। एक प्रकार से यह इमरान खान का सियासी बाउंसर है, जिसे नवजोत सिंह सिद्धू को असल में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट के जमाने वाली यारी के चक्कर में सिद्धू ने इमरान खान का बाउंसर अपने सीने पर ले लिया। जब सिद्धू क्रिकेट खेला करते थे तो अक्सर जो खराब बॉल होती थी उनको छोड़ दिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खराब बॉल को खेलने का फैसला कर लिया और इमरान खान की तारीफों के चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। ये मैच किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बल्कि राजनीति की पिच पर खेला जा रहा है। सिद्धू ने भारत की तरफ से 19 साल पहले 1999 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। 19 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही खिलाड़ी से नेता और फिर नेता से मंझे हुए नेता बन चुके हैं और राजनीति की पिच पर खेलना भी सीख गए हैं। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान के लिए कई आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इमरान खान को बड़ा चरित्रवान बताया, इमरान खान को खान साहब कहकर संबोधित किया और कहा कि वो मैन ऑफ कैरेक्टर हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, वो उम्मीद का सूरज हैं, वगैरह वगैरह। सिद्धू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रिकेट मैच जीतने के बाद जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हों और अपनी टीम के कप्तान की तारीफ कर रहे हों। आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 26 साल पहले क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और आज नवजोत सिंह सिद्धू की उप कप्तानी में उन्होंने भारत के खिलाफ मैच जीत लिया। सबसे पहले आप इमरान खान के प्रति नवजोत सिंह सिद्धू का ये प्यार देखिए। मैंने पहले ही कहा कि एक इनकी हॉस्पिटैलिटी है और एक सरहद पार से आई। That warmth, that love and affection has also been very heart-rending to me. It is a great honor and it is a wonderful gesture. आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान और सम्मान से तृप्त होता है। और ये जो आदर और मान सम्मान है, ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका सब कुछ गया, और जिसे इज्जत मिल गई मुझे लगता है उसे सारी कायनात मिल गई। Therefore I thank खान साहब। मेरे उनके साथ बड़े पर्सनल संबंध हैं। सुना था कि ही इज अ ग्रीक गॉड, पर जब नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि उससे भी कुछ ऊपर हो तो वो था। मतलब फ्रॉम नॉन एंटिटीज ही क्रिएटेड हीरोज। इस मैली दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। He fought the system and today he has been empowered to change the system। तो मैं ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। and you know it's a personal invitation। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक वो है पॉलिसी है जो सरकार की है, देश की है, मैं उसका हमेशा सम्मान करता रहा हूँ और हमेशा उसके आगे झुकता भी रहूँगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है साहब कि स्पोर्ट्समैन ब्रेक बैरियर्स, दे कट अक्रॉस फ्रंटियर्स, दे यूनाइट पीपल। इफ आई एम अलाउड आई विल डेफिनेटली गो सर, आई विल डेफिनेटली गो एंड आई कंसिडर इट एज you know a huge honor, one. Number two, I also consider it of being an instrument of God's goodwill। इमरान खान साहब जैसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स कोई धंधा नहीं है। पॉलिटिक्स लोगों की ज़िंदगियां संवारने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरी तमन्ना है कि कोई अमृतसर से सवेरे साग मक्की की रोटी खाए और दोपहर को जाके लाहौर में बिरयानी खा के शाम को वापस आ जाए। 20 किलोमीटर है वो। नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान में असल में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों अपने अपने ज़माने में शानदार खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ने ही खेलों के बाद राजनीति में प्रवेश किया
और दोनों ही एक अलग मुकाम तक पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बन चुके हैं, इससे पहले सांसद थे, और इमरान खान अब प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खिलाड़ियों, आजकल नेताओं पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन खिलाड़ियों पर विश्वास किया जा सकता है, और इमरान खान पर तो आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही भले आदमी हैं, जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं, लेकिन उनकी इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिद्धू तो जरूर ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको इमरान खान के उस जादुई छवि से बाहर निकलना होगा, उनके उस चार्म से बाहर निकलना होगा, उनके क्रिकेटर वाले जो दिन थे उन्हें भुलाना होगा और नई हकीकत में आना होगा। और वो हकीकत ये है कि अब वो एक मंझे हुए नेता बन चुके हैं, और वो भी पाकिस्तान के। कुछ दिन पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी कि जब इमरान खान भारत के खिलाफ क्रिकेट खेला करते थे तो उनका खून खौल जाता था, क्योंकि मैच के दौरान उन्हें कश्मीर की याद आती थी। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इमरान खान ने कई मौकों पर इंटरव्यू के दौरान ये बात स्वीकार की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं बल्कि युद्ध हुआ करते थे। आज भारत के कई बुद्धिजीवियों को ये लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनकी छवि किसी हीरो जैसी है, इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी राजनीतिक पारी में भी उतना ही मजा आएगा, उतना ही ग्लैमर होगा जितना उनके क्रिकेट मैच को देखने में आता था। भारत के कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इमरान खान सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हैं, वो आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि क्रिकेटर से नेता बन चुके इमरान खान का हृदय परिवर्तन हो चुका है, वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान क्रिकेट की पिच पर बाउंसर फेंककर भारत के बल्लेबाजों को घायल किया करते थे, और अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनकर भी वो अपने राजनीतिक विरोधियों और पड़ोसियों को ऐसे ही घायल करेंगे। परेशानी यह है कि हमारे देश में लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही। इमरान खान पर अक्सर तालिबान के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगते हैं। इसकी वजह से उनके आलोचक उन्हें तालिबान खान भी कहकर पुकारते हैं। उन्होंने 26 जुलाई को जो भाषण दिया था, उसमें आतंकवाद और तालिबान से निपटने के लिए अपनी किसी योजना का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने इतिहास में जितने भी बयान दिए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसे आतंकवादी संगठनों के पक्ष में हैं। जुलाई 2002 में इमरान खान ने कहा था कि वो तालिबान की न्याय व्यवस्था से बहुत प्रभावित हैं, और अगर उनकी सरकार बनी तो वो भी वैसी ही शासन प्रक्रिया को अपनाएंगे। इमरान खान उन लोगों में से एक हैं जो हमेशा पाकिस्तान की सेना की तारीफ करते हैं, और उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें सेना का खास आदमी कहते हैं। द डॉन अखबार के मुताबिक इमरान खान ने 2016 में कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की राजशाही की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, और अगर सेना तख्ता पलट कर दे तो लोग खुशी मनाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। यानी जो लोग इमरान खान को भारत और पाकिस्तान के सुनहरे भविष्य की गारंटी समझ रहे हैं, उन्हें इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले ये सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च भी कर लेना चाहिए। वैसे तो नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान के निमंत्रण पर इस्लामाबाद जाने के लिए बहुत आतुर हैं, इतने आतुर हैं कि उन्हें 1996 का घटनाक्रम अब याद कर लेना चाहिए। तब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ दिया था और वापस भारत लौट आए थे, और उसकी वजह यह थी कि टीम के तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ उनके मतभेद हो गए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और नवजोत सिंह सिद्धू उस दौरे को बीच में छोड़कर ही भारत आ गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने कप्तान की बात का इतना बुरा मानने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि सिद्धू पूरे उत्साह के साथ इमरान खान द्वारा मिले निमंत्रण की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान पर वहाँ की सेना का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए अब अपनी गेस्ट लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान को ऐन मौके पर अपना सारा प्लान बदलना पड़ रहा है, जिसमें गेस्ट लिस्ट में भी बदलाव किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सिद्धू को इमरान खान का फोन आ जाए और वो कहें कि रहने दो यार, फिर कभी मिलेंगे। इसलिए भारत में किसी के भी मन में इमरान खान को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज की हिस्ट्री में क्या लिखा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1876 में हुआ था। पिंगली वेंकैया 19 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी से जुड़ गए थे और अफ्रीका में हुए एंग्लो बोर युद्ध में शामिल हुए थे और वहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। भारत का तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए स्वराज ध्वज पर ही आधारित है। भारत में पहली दवा कंपनी शुरू करने वाले मशहूर केमिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1861 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1892 में भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी। स्कूल में स्वदेशी शिक्षा की वकालत करने वाले प्रफुल्ल चंद्र रे ने विज्ञान की किताबों को बांग्ला भाषा में लिखा। सन 1902 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इस किताब के जरिए उन्होंने दुनिया को यह बताया कि भारत को ज्ञान की धरती क्यों कहा जाता है। और टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का निधन आज ही के दिन वर्ष 1922 में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और उन्हें टेलीफोन के आविष्कार के लिए सन 1876 में पेटेंट मिला था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी सेनाओं ने इस दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध जीते हैं और लोगों के छोटे छोटे समूहों ने जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों को हराया है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए आपको दल बल की जरूरत पड़ेगी। आप अपने दम पर भी एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार।